वेलकम गाइस इन वीडियो। तो जैसा कि पता है आपको यूपी पीसीएस का प्री आ रहा है और यहाँ पे हम टेस्ट सीरीज का डिस्कशन कर रहे हैं, फुल रन टेस्ट सीरीज का 50 से 55 मिनट में ऑप्शंस की डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। यहाँ पे हम पीसीएस मंत्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। ये चौथा टेस्ट लेके हम आपके लिए आ गए हैं। 50 से 55 मिनट में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी। 4 ऑप्शंस, चारों के 2-3 एडिशनल पॉइंट, मतलब कि 50 से 55 मिनट में आपको 1000 से 1200 फैक्ट और आपको कंसेप्ट के साथ कैसे याद रखा जाए ये आपको हम बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, अच्छे से देखना है, पूरी फोकस के साथ देखना है ताकि आप रिटेन कर पाओ। क्योंकि जब आप पूरा वीडियो देखोगे और पूरी फोकस के साथ देखोगे तभी कुछ इसका फायदा आपको मिल सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को निजी क्षेत्र का बैंक बनाने का आधार नहीं है? किसी बड़े औद्योगिक घराने द्वारा एनबीएफसी को संचालित हुआ नहीं होना चाहिए। सही बात है। एनबीएफसी के बिल्कुल नए बैलेंस शीट के अनुसार कम से कम 500 करोड़ रुपए की संपत्ति का होना अनिवार्य है। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट हो गया। 500 नहीं, यहाँ पे आपको याद रखना है कि 200 करोड़ रुपए होने चाहिए और कंपनी के बैंक बनने के बाद उसको 3 साल के अंदर 300 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाना चाहिए। ये यहाँ पे कंडीशन है। 500 करोड़ नहीं, इनिशियल यहाँ पे जब बिल्कुल नया बैलेंस शीट है तो 200 करोड़ होना चाहिए। फिर एनबीएफसी के पास कम से कम 12% की पूंजी पर्याप्तता होनी चाहिए और 5% से कम एनपीए नहीं होना चाहिए। ये भी सही है। तो आपका यहाँ पर पहला, तीसरा और डी ये सही है। सेकंड नंबर गलत है। थर्ड स्टेटमेंट क्या था? एनबीएफसी की ए से कम क्रेडिट रेटिंग नहीं होनी चाहिए। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 1, 3 और 4 सही है, सेकंड आपका गलत है। अगला देखते हैं, सहकारी बैंकों का शीर्ष स्तर क्या है? तो सहकारी बैंकों का शीर्ष स्तर राज्य सहकारी बैंक होता है। आपको याद रखना है कि इसमें 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर आपका होता है राज्य सहकारी बैंक, जिसको शीर्ष स्तर बोलते हैं। दूसरे नंबर में जिला लेवल पे होता है, इसको केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक बोलते हैं। और तीसरे स्तर पर आपका प्राथमिक ऋण समितियां होती हैं जो कि ग्राम लेवल पे कार्य करती हैं। अगला देखते हैं, यूटीआई बैंक लिमिटेड का वर्तमान नाम क्या है? यूटीआई बैंक लिमिटेड का आपको याद रखना है कि वर्तमान नाम एक्सिस बैंक है। और इसके बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना है कि 2007 में इसको प्रभावी रूप से लागू किया गया था और वर्तमान में जो इसके प्रमुख हैं वो अमिताभ चौधरी हैं। भारत के सरकारी बैंक की सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था कौन सी है? तो आपको याद रखना है कि जो सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है वो खनिज एवं धातु व्यापार निगम है। आजादी के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में की गई थी। 6 अप्रैल 1948 में पहली जो आपकी औद्योगिक नीति की योजना है उसको घोषित की गई थी। उस समय के जो केंद्रीय उद्योग मंत्री थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। और जो सेकंड नंबर की हमारी औद्योगिक नीति आई है जिसमें समाजवादी ढंग से अर्थव्यवस्था का निरूपण किया गया, वो 30 अप्रैल 1956 से लागू की गई थी। तो आपको पहली भी याद रखनी है और दूसरी भी याद रखनी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले 5 दशक में जीडीपी में उद्योग का जो क्षेत्र है वो लगातार बढ़ा है। बिल्कुल सही बात है। भारत में कार्यशील सर्वाधिक फैक्ट्रियां वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। जो सर्वाधिक कार्यशील फैक्ट्रियों वाला राज्य है वो तमिलनाडु है और दूसरे नंबर में महाराष्ट्र है। भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र की फैक्ट्री किस स्थान पर लगाई गई? तो ये आपको याद रखना है, फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता में लगाई गई और इसकी जो स्थापना है 1818 में की गई थी। इसके अलावा अगर हम कागज उद्योग को देखें तो सबसे पहला श्रीरामपुर, ये भी पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ। दूसरी बात, सीमेंट फैक्ट्री देखें तो 1904 में चेन्नई में हुई। और प्रथम अगर जूट फैक्ट्री को देखें तो ये 1859 में रिसरा पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना हुई थी। तो आपको साथ में कागज, सीमेंट और प्रथम जो जूट फैक्ट्री है इसको भी देख लेना है कि कब और कहां स्थापित हुई। यही होती है आपकी डिटेल्ड एनालिसिस ऑप्शंस की। फिर वित्त वर्ष 2019-20 में विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी रही है? तो ये 1.7% रही है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा शहर या नगर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको कर्नाटक का बेलगांव, ये फिरोजाबाद पहले नंबर में आता है। उसके अलावा अगर कोई पूछता है आपसे तो आपको याद रखना है कि कांच नगर के रूप में बेलगांव कर्नाटक फेमस है। फिर देखते हैं
भेल की स्थापना कब हुई? तो भेल की स्थापना 1964 में हुई। वर्तमान में अप्रैल 2020 तक भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो अब ये 10 है, पहले 8 हुआ करती थी, ये आपको याद रखना है। और नए जो 2 जुड़ी हैं वो कौन सी हैं, ये भी आपको साथ में साथ याद रख लेना है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये 2 नई जुड़ गई हैं। और इसके अलावा अगर 10 की हम लोग लिस्ट जल्दी जल्दी देख लें तो पहला आपका होगा भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, दूसरा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तीसरा आपका कोल लिमिटेड, फिर आपका गेल इंडिया लिमिटेड, फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए यही वाला आपसे पूछा हुआ था इस बार एमपीपीएससी प्री में, तो आपको अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के जो क्वेश्चन है वो भी साइड बाई साइड याद रखना है, ठीक है। फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा, फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो 4 कंपनियों के नाम देखिए पूछ देगा कि इनमें से कौन महारत्न नहीं है, ऐसा भी किया हुआ है, इस बार एमपीपीएससी का क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है उद्योगों की प्रधानता, ये आपकी डेवलप्ड जो नेशंस होती है उसकी विशेषता होती है। अपना भी डेवलपिंग कंट्री है तो ये उद्योगों की प्रधानता अपनी अर्थव्यवस्था में नहीं पाई जाएगी। निम्न में से कौन सी समिति उद्योग से संबंधित है? ओंकार गोस्वामी, अर्जुन सेनगुप्ता, आबिद हुसैन। तो ये सारी की सारी ही जो समितियां हैं ये आपके उद्योग क्षेत्र से संबंधित है। अब इन थोड़े से सबके कार्य देख लीजिए आप। जैसे ओंकार गोस्वामी जो है ये औद्योगिक रुग्णता के संबंध में सुझाव देने के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो अर्जुन सेनगुप्ता समिति थे इन्होंने असंगठित क्षेत्र की समस्याओं का निदान प्रस्तुत किया था। इसके बाद जो आदिब हुसैन समिति है ये लघु उद्योगों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए गठित की गई थी। फिर गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को संयुक्त कर संपूर्ण देश के लिए न्यूनतम कैलोरी की जो डिमांड है अब वो आपकी 2250 किलो कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? इसमें निजी स्वामित्व तो होता है, आपको पता होगा जो कैपिटलिज्म होता है वहां पे निजी स्वामित्व तो सबसे ऊपर होता है। कैपिटलिस्ट कंट्रियों की यही सबसे बड़ी विशेषता है। गरीबी का कारण गरीबी है, कोई गरीब है क्योंकि वह गरीब है। गरीबी के दुष्चक्र के इस प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले कौन हैं? तो प्रोफेसर रेगन नरवसे द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई थी, आपको याद रखना है। कथन वाले क्वेश्चन अच्छे खासे पूछ लेता है। अब इस बार एमपीपीएससी में 3-4 कथन वाले क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा हुआ था। फिर देखते हैं इनमें से किस कमेटी का संबंध गरीबी मापने की समिति से नहीं है? सुरेश तेंदुलकर, रंगराजन समिति, डीडी लकड़वाला समिति और दिनेश गोस्वामी समिति। तो यहाँ पे आपकी जो दिनेश गोस्वामी समिति है ये गरीबी मापन से संबंधित नहीं है। इसका जो गठन है 1990 में किया गया था और इस समिति ने भारत में होने वाले चुनावों के संबंध में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। 20 सूत्री कार्यक्रम का संबंध है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण से, निर्धनता उन्मूलन से, रोजगार नीति से या विमुद्रीकरण से। तो आपको याद रखना है कि निर्धनता उन्मूलन से होगा और जो 15 सूत्री कार्यक्रम है वो अल्पसंख्यक कल्याण से। 15 सूत्री कार्यक्रम 2006 में आया था और 1982 में निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम प्रपोज किया गया था। फिलिप्स वक्र किसके मध्य अंतर संबंधों को दर्शाता है? तो ये रोजगारी, बेरोजगारी की दर व मुद्रास्फीति के मध्य अंतर को दर्शाता है। इसके अनुसार ये होता है कि जब मुद्रास्फीति की दर बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम होगी और जब बेरोजगारी की दर बढ़ेगी मुद्रास्फीति की दर कम होगी। मतलब कि ये इनवर्स प्रोपोर्शनल जो इसका संबंध है वो होता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान के अनुसार प्रति सप्ताह कितने घंटे व उससे कम काम करने वाले व्यक्ति को अल्प रोजगार की श्रेणी में रखा जाएगा? 24 घंटे, 32, 40 या 28 घंटे। तो हफ्ते में अगर वो 28 घंटे से कम कार्य कर रहे हैं तो उनको अल्प रोजगार की श्रेणी में रखा जाएगा। अगर वो 29 से 42 घंटे कार्य कर रहे हैं तो उनको हम लोग उप रोजगार की श्रेणी में, सीमित उप रोजगार की श्रेणी में रखेंगे। सीमित उप रोजगार आपको याद रखना है। यहाँ पे आपका 28R हो जाएगा। फिर हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो ये आपके प्रोफेसर राजकृष्ण जी के द्वारा दी गई थी और आपको याद रखना है कि 1991 में उन्होंने ये धारणा को प्रपोज किया था। फिर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक
कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक IW, ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक RL, फिर श्रमिक एक्टर शहरी कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक UNME, फिर कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AL। इनमें से कौन कौन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उप सूचकांक या सहायक सूचकांक हैं? तो यहाँ पर सारे के सारे उपरोक्त चारों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के सहायक सूचकांक होते हैं। ये स्टेटमेंट आपको यहीं याद कर लेनी है। फिर भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई? तो आपको याद रखना है कि गोरेवाला समिति बहुत फेमस है, आपको बिल्कुल पता होगा पहले से ही कि गोरेवाला जो कमेटी थी उसकी सिफारिश के द्वारा इंपीरियल बैंक में कुछ ग्रामीण बैंकों को जोड़ के SBI की स्थापना कर दी गई थी। ये आपको याद रखना है कि 1952 में गोरेवाला समिति ने अपनी सिफारिश की थी और 1 जुलाई 1955 में SBI की स्थापना हो गई थी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के CRR में कमी कर दी जाए तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो साख सृजन में वृद्धि होगी। भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम ICICI की स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना है वो 1955 में हुई। और आपको इसके बारे में एक एडिशनल पॉइंट ये याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन इसका पूछा जाता है कि भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम ICICI की स्थापना कब हुई? तो 1955 में इसकी स्थापना हुई है। और आपको इसके बारे में याद रखना है कि ये बाजार कैपिटलाइजेशन की दृष्टि से भारत के निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप की इकाई क्या है? तो इसकी जो सर्वाधिक उपयुक्त माप की इकाई है वो प्रति व्यक्ति आय उत्पाद है। बेसल मानकों का संबंध किससे है? तो बेसल मानकों का संबंध बेरोजगारी से है। नई आर्थिक समीक्षा के अनुसार चालू मूल्यों पर किसी राज्य की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और सबसे कम की अगर बात करें तो बिहार, MP एंड उड़ीसा। फिर अगला देखते हैं 29, किसी भी बैंक को RBI से ऋण लेते समय शर्त के अनुसार कुल ऋण का कितने प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र में लोन की तरह देना होगा? तो ये आपको 18% भाग कृषि में लोन की ओर देना होगा। NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्य रूप से वह संपत्ति जिस पर ब्याज मूलधन 90 दिनों तक बकाया हो उसे गैर निष्पादनकारी संपत्ति कहा जाता है। फिर नरसिम्हम समिति का संबंध NPA के बारे में सुझाव देने से था। तो दोनों की दोनों दिए हुए स्टेटमेंट सही हैं। राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान के विषय में सत्य कथन कौन से हैं? यह संस्था की स्थापना 1 जनवरी 2017 को की गई। यह संस्था केवल केंद्र सरकार को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर रणनीतिक व तकनीकी सलाह देगी। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। पहली बात तो ये कि 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई। और दूसरी बात ये कि ये ना सिर्फ केंद्र को बल्कि राज्य सरकार को भी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय में तकनीकी व रणनीतिक सलाह देता है। ये आपको याद रखना है। सुमेलित कीजिए प्रथम पंचवर्षीय, द्वितीय पंचवर्षीय, तृतीय पंचवर्षीय और चतुर्थ पंचवर्षीय। प्रथम पंचवर्षीय के बारे में आपको याद रखना है कि हैडर डोमर मॉडल इसको बोला जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय नेहरू महाल नोबिस मॉडल, जो बड़ी बड़ी कंपनियां भारत वगैरह इसी में स्थापित हुई, दूसरी। फिर आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं में आपको DP धर मॉडल बोलते हैं इसको। और 8वीं जो है वो आपकी जॉन W मिलर मॉडल कहलाती है। तो इस प्रकार से आपका जो सही स्टेटमेंट है वो A हो जाएगा। असत्य कथन कौन सा है? आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्रीय संघीय सूची में किया गया है। पहली, दूसरी व 11वीं पंचवर्षीय योजना में वृद्धि लक्ष्य से कम रही थी। आजादी से पूर्व भारत के आर्थिक विकास की योजना अथवा बॉम्बे प्लान 8 प्रमुख पूंजीपतियों द्वारा निर्मित किया गया था। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है आपका। पहला और दूसरा गलत है। 7वीं अनुसूची में तो वर्णित है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ समवर्ती सूची होना चाहिए था। और यहाँ पे दूसरी और 11वीं होना चाहिए, पहला यहाँ पे नहीं होना चाहिए था क्योंकि वहां पे ज्यादा रही थी। इस प्रकार से आपका जो असत्य पूछा हुआ है तो पहला और दूसरा 20 स्टेटमेंट सही हो जाएगा।
विदेशी मुद्रा भंडार के घटक कौन कौन से हैं? विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, सोना, एसडीआर और रिजर्व ट्रेंच पोजीशन। तो आपके 1, 2, 4 में ऋण नहीं होता है, इसका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में सही सुमेलित है, सही सुमेलित है पूछा हुआ है। पेट्रोलियम व गैस 100% सही है। रक्षा 76% नहीं, इसका भी 100% होना चाहिए, जिसमें से 49% स्वचालित व 49% से ऊपर अनुमोदन मार्ग से आता है। और जो बहुब्रांड खुदरा व्यापार है, इसका 51% स्वचालित एफडीआई की सीमा है। तो मतलब आपका केवल एक सही हो जाएगा, इसका सी। अगला देखते हैं, निम्न में से सत्य कथन कौन से हैं? सत्य कथन पूछा हुआ है। चालू खाते में दृश्य व अदृश्य आयात व निर्यात को शामिल किया जाता है, सही बात है। चालू खाते में लेन देनों का प्रभाव 1 वर्ष से अधिक की अवधि हेतु होता है, इसमें केवल स्टेटमेंट पहला सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 1 वर्ष से कम होना चाहिए, तो 1 वर्ष से अधिक गलत स्टेटमेंट है, 1 वर्ष से कम अवधि का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37। फिर हाँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के विषय में सत्य कथन बताइए। इन क्षेत्रों को आयात व निर्यात शुल्क में छूट तो प्रदान की जाती है, परंतु उत्पाद शुल्क पर कोई रियायत नहीं दी जाती है। फिर इन क्षेत्रों को देश में स्थित विदेशी क्षेत्र की संज्ञा प्रदान की जाती है, तो इसमें केवल स्टेटमेंट 2 सही है। इसका पहला स्टेटमेंट दिया है जो वो गलत दे रखा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को आयात निर्यात शुल्क के साथ उत्पाद शुल्क आदि में भी रियायत दी जाती है, ये आपको याद रखना है। स्टेटमेंट वो उल्टा कर दिया था कंफ्यूज करने के लिए। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के विषय में सत्य है, इसे 1 जून 2000 से लागू किया गया और इसके अंतर्गत अधिनियम के उल्लंघनकर्ताओं के लिए कड़े दंडों का प्रावधान किया गया है। तो यहां पर केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट इसका जो है वो गलत है। यहां पे कड़े दंड नहीं बल्कि मौद्रिक दंड होना चाहिए था। अगर देखते हैं, भारतीय रुपया आंशिक परिवर्तनीय है चालू खाते पर, पूंजी खाते पर, विदेशी मुद्रा भंडार पर या भुगतान शेष पर। तो यहां पे आपको याद रखना है कि चालू खाते पर हो जाएगा। मुद्रा की परिवर्तनीयता से आशय यह होता है कि निर्यात व अन्य माध्यमों से अर्जित विदेशी मुद्रा को सरकारी या ब्याजार दर पर स्वदेशी मुद्रा में बदल लेने की क्षमता, जो कि सिर्फ और सिर्फ चालू खाते में मिलती है। निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य हैं, आईएमएफ के उद्देश्य पूछा हुआ है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का संतुलन विकास सही है, विनियमन दरों में स्थायित्व लाना सही है, मौद्रिक सहयोग प्रदान करना। तो यहाँ पर सारे स्टेटमेंट दिए हुए सही हैं। आपको इसकी स्थापना के बारे में याद रखना है कि 27 दिसंबर 1945 में ब्रेटन वुड जो कॉन्फ्रेंस ये हुई थी, या ब्रेटन वुड जो समझौता हुआ था, उसका कंसिक्वेंस था आईएमएफ का बनना। तो आपको इसको स्थापना भी साथ ही साथ याद रखना है। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? विश्व बैंक समूह के अंतर्गत 5 संस्थाएं सम्मिलित हैं। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को सुलभ ऋण खिड़की की संज्ञा दी जाती है। यहां पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं वो सही हुए। सुमेलित कीजिए। विश्व व्यापार संगठन, एशियाई व्यापार संगठन, हिमत क्षेत्र एंड मर्कोसुर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो आपका विश्व बैंक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में मिलेगा। एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मनीला, फिलीपींस। फिर हिमत क्षेत्र जो है वो उसका आपका पोर्ट लुई में मिलेगा, और मर्कोसुर का मिलेगा आपको मोंटेवीडियो में। ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तारापुर समिति, अभिजीत सेन समिति, जीवी रामाकृष्णा। तो यहां पर जो कोई भी इसमें से समिति है वो निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखते हैं। तारापुर समिति, पूंजी खाते पर रुपए की परिवर्तनीयता सही है। अभिजीत सेन खाद्य सुरक्षा, और विनिवेश जीवी रामाकृष्ण, सारे के सारे सही सुमेलित हैं, मतलब कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन से हैं? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1996 को हुई। विश्व बैंक व आईएमएफ की भांति ही यह भी संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की एक एजेंसी नहीं है। तो आपका पहला गलत, दूसरा भी गलत।
यहाँ पर ना तो 1 ना तो 2 हो जाएगा। अब आपको याद क्या रखना है कि जो इसकी स्थापना है वो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। और दूसरी बात ये कि यूएन की एजेंसी नहीं है, परंतु विश्व बैंक व आईएमएफ संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी हैं, यह आपको याद रखना है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई फॉल्स हो गई। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु प्रतिबंध क्षेत्र नहीं है। लॉटरी व्यवसाय होता है, चिट फंड भी होता है और आपका रियल एस्टेट व्यवसाय भी होता है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, पेंशन नहीं होता है, आपको याद रखना है। पेंशन में स्वचालित मार्ग से 49% और एफडीआई की अनुमति है, बाकी 3 क्षेत्रों में एफडीआई जो है वो प्रतिबंधित है। फिर देखते हैं सुमेलित कीजिए, ठीक है, ये अच्छा है। देखिए कौन सी योजना कब प्रारंभ हुई, उसका क्या उद्देश्य है, क्या उसकी रिसेंट डेवलपमेंट है, कुछ अमेंडमेंट हुआ, वो आपको जल्दी से जल्दी याद करते रहना है। साथ ही साथ सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2 योजना प्रारंभ वर्ष, प्रधानमंत्री किसान योजना, जनधन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड उज्ज्वला योजना। तो जो प्रधानमंत्री किसान योजना है 24 फरवरी 2019, जो जनधन योजना है वो आपका 28 अगस्त 2014, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होना चाहिए था, बढ़ाओ भी, चलिए ठीक है देखते हैं। तो ये आपका 2015 और उज्ज्वला योजना जो है 2016 में आई, मतलब कि आपका ये सही हो जाएगा। फिर सत्य कथन कौन सा है, अंत्योदय अन्न योजना में बीपीएल में से अत्यंत गरीब परिवारों को शामिल करके अत्यधिक सब्सिडी प्राप्त दर से अन्न प्रदान किया जाता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत देश की 60% गरीब जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट जो दे रखा है वो सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपको इसलिए गलत है, यहां पर 60% नहीं 75% होना चाहिए था, ये याद रखना है। सुगम्य भारत अभियान के विषय में असत्य है, इसके अंतर्गत सार्वजनिक व निजी संगठनों को दिव्यांगों के लिए सुगम अवसंरचना निर्माण हेतु उनकी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निधियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस अभियान के हिस्से के रूप में ऑनलाइन लाइब्रेरी सुगम्य पुस्तकालय बनाने का प्रावधान है। तो यहां पर आपका दोनों ही स्टेटमेंट जो दे रखी है गलत है। दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक पहुंच का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सुगम्य योजना का प्रारंभ किया गया है, यह आपको याद रखना है, इसीलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। बजट 2020-21 के संबंध में कौन सुमेलित है, पूछा हुआ, चलिए देखते हैं। बजट 2021 के संबंध में कौन सुमेलित है, राजस्व घाटा का जो अनुमान है वो 2.5%, राजकोषीय घाटा 3.7% और 5 से 7.5 लाख की आयकर का जो आयकर है वो 15%। तो यहाँ पे सारे दिए हुए स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो राजस्व घाटा है वो 2.7% था अनुमानित, और राजकोषीय जो घाटा है वो 3.5% था। देखिए कितना क्लोज ऑप्शन रखा हुआ है। और ये जो आयकर था आपका 10% था, पहले 20% था, फिर आपका 10% कर दिया गया। तीनों स्टेटमेंट गलत हो गई आपकी। फिर देखते हैं बजट 2020-21 में टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के अंतर्गत तपेदिक को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये 2025 तक रखा गया है, ये आपको याद रखना है। फिर आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अंतर्गत कौन से कथन सत्य हैं, अमेरिका व संयुक्त अरब अमीरात यूएई भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार जिनमें भारत का व्यापार अधिशेष रहा है। भारत का सर्वाधिक आयात सऊदी अरब व यूरोपीय यूनियन से होता है। तो यहाँ पे आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो तो सही है, दूसरा जो है आपका वो सही नहीं है। जो सर्वाधिक आयात है वो चीन, अमेरिका व यूएई से होता है, इसीलिए आपका स्टेटमेंट सेकंड सही नहीं है। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, भारत विश्व का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। भारत का टेलीफोन घनत्व 90.45% है। भारत तैयार इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट जो आपकी 2 है वो सही है बस, बाकी ये और ये गलत है। आपको याद रखना है कि भारत जो है वो अमेरिका व चीन के बाद तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ऊर्जा का उपभोक्ता है। इसके अलावा भारत का जो तैयार इस्पात में ये भी तीसरा स्थान है। रिजर्व बैंक द्वारा दृष्टिबाधितों को नोटों की पहचान में समक्ष बनाने के लिए कौन सी आपकी
शुरुआत की गई, तो ये आपका मनी ऐप था। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, मोबाइल नोट आइडेंटिफायर। मिशन पूर्वोदय के विषय में सत्य कथन कौन से हैं? मिशन पूर्वोदय, चलिए देखते हैं। इसके अंतर्गत उत्तर पूर्वी भारत में निवेश को बढ़ावा देकर अवसंरचनात्मक सुधार किया जाएगा। यह मिशन सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। अब आपको याद रखना है कि यह मिशन इस्पात मंत्रालय, पहली बात तो इस्पात मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। दूसरी बात, इसका जो उद्देश्य है वो एकीकृत इस्पात हब की स्थापना पूर्वी भारत जैसे ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ व पश्चिम बंगाल, उत्तरी आंध्र प्रदेश में करना है, ना कि उत्तर पूर्वी भारत। ऑपरेशन ट्विस्ट का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन ट्विस्ट का संबंध खुले बाजार की परिचालन प्रक्रिया से है। यह भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एज इट इज क्वेश्चन में। नीति आयोग, देखिए अगर एज इट इज नहीं भी पूछता है तो आपका ऑप्शन एलिमिनेट करने में ये ऐसे टेस्ट की एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर अभी तक आपने प्रीवियस 3 टेस्ट नहीं देखे हैं, जाके देखिए, 50 से 55 मिनट में डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिल रही है। और जब आप पूरी की पूरी किसी इंस्टीट्यूट की 10, 12, 15 जो भी फैकल्टी हैं पूरे के पूरे लगाते हो, तो आपके जो मन में, दिमाग में जो फियर बैठा होता है एग्जामिनेशन हॉल का, वो एलिमिनेट हो जाता है। तो वो आपको जरूर करना है, जरूर से जरूर करना है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में कौन से राज्य क्रमशः शीर्ष व निचले पायदान पे हैं? तो पहला आपका केरल है और लास्ट में आपका बिहार है। ग्लोबल माइक्रोस्कोप ऑनलाइन फाइनेंशियल इंक्लूजन 2019 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही है कथन कौन सा पूछा हुआ है, चलिए देखते हैं। तो यह IMF द्वारा जारी की जाती है। फिर इस रिपोर्ट के अनुसार भारत समावेशी वित्त के क्षेत्र में 5वें स्थान पर है। भारत, कोलंबिया, पेरू, मेक्सिको आदि देशों में समावेशी वित्त की सबसे अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा, मतलब सेकंड और थर्ड सही है। इसके अलावा आपको याद रखना है ये IMF के द्वारा नहीं बल्कि EIU के द्वारा जारी की जाती है। EIU मतलब इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। फिर सही कथन कौन सा है? भारत के कुल पशुधन में सर्वाधिक संख्या भैंसों की है। फिर उत्तर प्रदेश में भैंसों की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है और राजस्थान में गायों की संख्या पूरे भारत में सबसे पहले स्थान पर है राजस्थान। और पूरे देश में सर्वाधिक बकरियां तेलंगाना में हैं, जहां पर केवल और केवल आपका सेकंड नंबर सही है, मतलब कि उत्तर प्रदेश में भैंसों की जो संख्या है सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा आपको यह याद रखना है कि ये जो रिपोर्ट, किस रिपोर्ट के द्वारा ये सारे आंकड़े जारी किए जाते हैं, तो ये पशुधन रिपोर्ट होती है। और इसमें जो गाय है सबसे ज्यादा आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगी। बकरी के मामले में राजस्थान सबसे आगे है। खनन क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को प्रभावित करने वाली बीमारी न्यूमोकोनियोसिस से निपटने हेतु किस राज्य ने एक फंड बनाने की घोषणा की है? तो ये जो राज्य है आपका राजस्थान है। असत्य कथन को छांटिए, असत्य कथन बोला हुआ है, पहले तो ये देख लीजिए आप। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अध्ययन के अनुसार वर्ष 2023 तक भारत में श्रम बल में 15 से 59 वर्ष आयु की कार्यशील आबादी जो है वो 7 करोड़ व्यक्ति की जुड़ने की संभावना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो सही है। भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी चीन, बांग्लादेश से कम तथा सूडान, लीबिया व पाकिस्तान से अधिक है। ये स्टेटमेंट आपकी जो दे रखी है वो गलत है, ये इंटरचेंज कर दिया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को मंजूरी दे दी गई है। इसकी अवधि क्या है? तो इसकी अवधि 2024 से 25 तक है। फरवरी 2020 को किस राज्य में कॉलेजों में रैलियों तथा हड़तालों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये आपका केरल लगाया गया। हाल ही में किस अफ्रीकी देश द्वारा टिड्डियों की वजह से आपातकाल की घोषणा की गई? सूडान, केन्या, सोमालिया और इथोपिया। तो यहां पे आपको याद रखना है सोमालिया। फरवरी 2020 में वर्ल्ड अर्बन फोरम का आयोजन कहां किया गया? तो ये आपका जो आयोजन है अबू धाबी में किया गया और आपको याद रखना है कि ये 10वां संस्करण था। अगर देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, युद्धाभ्यास और देश। ठीक है, अजय वारियर 2020, संप्रीति 9, भारत अमेरिका और भारत बांग्लादेश। यहां पर जो सेकंड नंबर है वो सही है, पहला गलत है। अजय वारियर 2020 ये भारत और अमेरिका के बीच नहीं बल्कि भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। फिर फरवरी 2020 में
IQ एयर विजुअल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित प्रदेश जो है वो गाजियाबाद है। ICC अंडर 19 विश्व कप 2020 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया। बांग्लादेश ने पहली बार यह खिताब जीता और भारतीय टीम की जो कप्तानी यशस्वी जायसवाल कर रहे थे। तो पहला दूसरा तो सही है, आपका तीसरा गलत है। ये उस समय ओपनर थे और आपको याद क्या रखना है कि जो कप्तान थे वो प्रियम गर्ग थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? इस टूर्नामेंट के विजेता पुरुष वर्ग एकल वर्ग में राफेल नडाल हैं। महिला वर्ग का खिताब सोफिया केनिन ने जीता। राफेल नडाल का यह 17वां खिताब था। तो आपको याद रखना यहाँ पर केवल सेकंड सही है। महिला वर्ग में सोफिया। टूर्नामेंट के जो पुरुष वर्ग के विजेता थे वो नोवाक जोकोविच थे और जोकोविच का ये 8वां ऑस्ट्रेलियन ओपन था तथा 17वां कुलवां उनका रिकॉर्ड था। तो यहाँ पे राफेल नडाल नहीं जोकोविच होना चाहिए। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? तो आपको याद रखना है कि जो शुभंकर था वो रूबी गुला था। हाल ही में उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया डिजिटल कार्यक्रम वी थिंक डिजिटल का उद्देश्य क्या है? वी थिंक डिजिटल, चलिए देखते हैं। इंटरनेट पर लैंगिक असमानता को कम करना, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट का प्रसार करना, स्कूलों में इंटरनेट की उपलब्धता, फिर सभी सरकारी विभागों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना। तो आपको क्या याद रखना है वी थिंक डिजिटल के बारे में? इंटरनेट पर लैंगिक असमानता को कम करना इसका उद्देश्य था। 21 फरवरी को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी बिना सीमाओं वाली बिना। निम्नलिखित में से किस लेखक को 29वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया? तो ये वसुदेव मोही थे। आपको याद रखना है कि उनकी लघु कथा की जो पुस्तक है चेक बुक, उसके लिए ये पुरस्कार दिया गया था। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित भारत पर्व 2020 का केंद्रीय विषय क्या था? एक भारत श्रेष्ठ भारत, महात्मा गांधी के 150 वर्ष का समारोह, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ए और बी दोनों। फिर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया संतुष्ट पोर्टल संबंधित है श्रमिकों की शिकायतों से, विकेंद्रीकृत नियोजन से, सभी श्रमिकों के पंजीकरण से या सड़क सुरक्षा से। तो आपको याद रखना है पहला, श्रमिकों की शिकायतों के निवारण से। फिर जनवरी 2020 में शुरू किया गया मिशन पूर्वोदय संबंधित है पूर्वोत्तर भारत में नक्सल समस्या का समाधान करना, पूर्वी भारत को इस्पात हब बनाना, पूर्वी भारत में जनजातियों का विकास करना, पूर्वी भारत में शिक्षा के स्तर को सुधारना। तो आपको याद रखना है मिशन सूर्योदय के बारे में, ये इस्पात का हब बनाना इसका उद्देश्य था। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कौन सी है? तो आपको याद रखना है भारत की रैंक 84 है। इसके अलावा जो जापान है वो 3 बार से इस रैंक में टॉप कर रहा है। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री द्वारा किया गया। तो आपको याद रखना है ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। 107वीं जो विज्ञान कांग्रेस का आयोजन है वो बेंगलुरु में किया गया था, पहली बात। दूसरी बात, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। और इसके अलावा इसको याद रखना है कि जो इसकी थीम थी वो थी ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2020 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? तो ये किरण मजूमदार शाह को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। फिर देखते हैं अगला, जनवरी 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित अकबर पद्मसी का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? वे चित्रकार और कलाकारी से संबंधित थे। 25 जनवरी 2020 को मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी? राष्ट्रीय मतदाता दिवस की जो थीम थी वो थी मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनाव साक्षरता। एशिया के सबसे बड़े नागर विमान आयोजन विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन मार्च 2020 में कहां किया गया था? तो आपको याद रखना है जो इसके आयोजन है वो हैदराबाद में किया गया था और जो उसकी थीम थी वो थीम थी फ्लाइंग फॉर ऑल। फ्लाइंग फॉर ऑल। फिर अगला देखते हैं
दिसंबर 2019 में जारी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। इस रिपोर्ट को यूएन का विकास कार्यक्रम जारी करता है। भारत की रैंक 130वीं है। इस रिपोर्ट में कुल 189 देश भाग लेते हैं। शीर्ष स्थान पर नॉर्वे रहा। ये तो सही है, ए भी सही है, सी भी सही है। जो बी है वो गलत है, 130 नहीं 129वीं रही है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 12 दिसंबर 2019 से लागू हुआ। यह संविधान के अनुच्छेद 5 में संशोधन करता है। इसी संशोधन के अनुसार किसी भी देश का या की भी नागरिक भारत की नागरिकता ले सकते हैं। यहाँ पे सही कथन पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना है केवल पहला सही है कि 12 दिसंबर 2019 को लागू हुआ। ये 5वें में संशोधन नहीं करता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो किसी भी देश नहीं बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, जैन धर्म जिन्होंने धार्मिक उत्पीड़न को सहा है उनके लिए ये प्रोविजन दिया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2019 में जारी सुशासन सूचकांक में बड़े भारतीय राज्यों में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो आपको याद रखना है कि तमिलनाडु को शीर्ष स्थान मिला है। इसके अलावा छोटे राज्यों में हिमाचल प्रदेश रहेगा और केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो जो इसका आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया था। सम्मेलन का जो विषय था वो था जल को महत्व देना और गंगा का रूपांतरण। फिर देखते हैं भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है कर्नाटक। तो अब आपको याद क्या रखना है, वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला कहां सर्वाधिक है ये नहीं पूछा हुआ है। तो सर्वाधिक वृद्धि में पहले कर्नाटक आएगा, फिर आपका आएगा आंध्र प्रदेश, फिर आपका आएगा केरल, फिर जम्मू एंड कश्मीर और फिर आपका हिमाचल प्रदेश। एशियाई हाथी विशेषज्ञ समूह की 10वीं बैठक का आयोजन दिसंबर 2019 में कहां किया गया? तो इसका जो आयोजन है वो कोटा किनबालू में किया गया। फिर देखते हैं दिसंबर 2019 में 23वां मूर्ति देवी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को दिया गया है और ये 33वां है, ये भी आपको याद रख लेना है। और जो ये पुरस्कार है वो उनकी आत्मकथा अस्ति और भगवती के लिए प्रोवाइड किया गया था। निम्नलिखित में से टाइम्स मैगजीन द्वारा 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया। ग्रेटा थनबर्ग को जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक आंदोलन की शुरुआत के लिए टाइम्स मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जाने की अधिसूचना की जानकारी दी गई है? चलिए देखते हैं ऑप्शन एक बार इसका क्या क्या है। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो आपका जो सही आंसर है यहाँ पे है त्रिपुरा। त्रिपुरा को विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जाने की अधिसूचना जारी की गई है। अगला देखते हैं 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया, किसने प्रतिनिधित्व किया? तो मोदी जी ने किया था। इसका ए सही हो जाएगा। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान प्राप्त देश कौन सा है? तो इसका जो शीर्ष स्थान प्राप्त देश है वो अफगानिस्तान है। 35वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तो कहां किया गया था? ये बैंकॉक में किया गया था, आपको पता होगा। बैंकॉक किसकी राजधानी है? जल्दी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हाल ही में निम्न में से किस संस्थान द्वारा पहला भारतीय मानव मस्तिष्क एटलस निर्मित किया गया है? तो ये आपका IIT हैदराबाद के द्वारा निर्मित किया गया है। हाल ही में इसरो ने कार्टोसैट 3 उपग्रह प्रक्षेपित किया, तो कहां से प्रक्षेपित किया ये पूछा हुआ है। आपको याद रखना है श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया है और इसको 27 नवंबर 2019 को सतीश धवन उपग्रह केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में स्थित है वहां से लॉन्च किया गया था। सांस अभियान निम्न में से किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये आपको याद रखना है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। हाल ही में सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर UNEP के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया है? तो इसके बारे में आपको याद रखना है ये श्रीलंका में किया गया है।
यूएनईपी के सहयोग से सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर कार्यक्रम का आयोजन श्रीलंका में किया गया है और इस अवसर पर कोलंबो घोषणा पत्र को भी अपनाया गया है। फिर देखते हैं एक्सिम बैंक ने हाल ही में किस देश को पीने योग्य पानी की परियोजना के लिए $30 मिलियन का ऋण दिया है। तो ये आपको याद रखना है, घाना। हाल ही में किस कंपनी ने कवच नामक शुभंकर जारी किया है। तो ये है आपकी एनटीपीसी। इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत बताना है। अभी निम्न में से किस स्थान पर विश्व का पहला बंदरगाह सीएनजी टर्मिनल बनाने की स्वीकृति दी गई है। तो ये आपका भावनगर में दी गई है। गुजरात सरकार के द्वारा 1900 करोड़ रुपए इसके लिए प्रस्तावित है। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों की सरकारी नौकरी नहीं देने का निर्णय ले लिया है। ये आपका यहाँ पे देखते हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और असम। तो इसका सही आंसर है असम। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। योजना वाले क्वेश्चन हमेशा से ही बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। 25 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री द्वारा कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया गया था। हाल ही में 100 अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो ये हैं रोहित शर्मा। आपको पता होगा हिटमैन के नाम से जाना जाता है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज हैं हमारे यहाँ के, ओपनिंग जो करते हैं। फिर देखते हैं T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में हैट्रिक लेने वाले भारत के प्रथम पुरुष गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो ये हैं आपके दीपक चाहर, चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं आईपीएल में। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं टीएन शेषन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये तमिलनाडु बैच के आईएएस अधिकारी थे। 1995-98 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इन्हें रेमन मैक्सिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था। तो यहाँ पे जो सही आपका स्टेटमेंट क्या पूछा है, सही नहीं है। तो आपका सेकंड सही नहीं है। ये 95 से 98 तक मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। आपको याद रखना है कि 90 से 96 तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। अगला देखते हैं 5वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया गया। तो कहाँ ये किया गया है। ये आपका कोलकाता में किया गया है। नमस्कार सेवा योजना कहाँ से प्रारंभ की गई है। भारत रेलवे, या इसकी जो शुरुआत है किसने की है। भारत रेलवे पहला ऑप्शन। दूसरा देखते हैं एयर इंडिया, फिर गुजरात पर्यटन और आईआरसीटीसी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका एयर इंडिया है। एयर इंडिया ने अपने यात्रियों के लिए दिल्ली में नमस्कार सेवा योजना की शुरुआत की है। विश्व पर्यटन दिवस 2019 का मेजबान देश कौन सा था। चलिए देखते हैं ऑप्शन। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, भारत या यूएसए। तो आपको याद रखना है भारत। और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको एक साइड इंफॉर्मेशन याद रखना है। इसकी जो थीम थी वो टूरिज्म एंड जॉब्स, अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल थी। उम्मीद पहल भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है या किससे संबंधित है, देखते हैं। तो ये आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है उम्मीद स्कीम। इसके बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है कि यह नवजात बच्चों को आनुवांशिक रोगों से बचाने के लिए शुरू की गई है। फिर 28वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया। किसे प्रदान किया गया था। तो ये लीलाधर जगूड़ी जी को प्रदान किया गया था। वैश्विक भूख सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत का कौन सा स्थान था। तो 102वां था। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबडे का इस पद पर कौन सा क्रम है। तो आपको याद रखना है ये 47वां क्रम है। ये क्रम भी पूछ लेता है कौन से नंबर के रहे हैं, कौन रहे हैं, ये भी पूछ लेता है। रेल मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन किसे चुना गया है। तो ये आपका जयपुर रेलवे स्टेशन है, जिसे सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन की संज्ञा दी गई है। फिर 38वें इंडिया कारपेट एक्सपो 2019 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका जो आयोजन है वो वाराणसी में किया गया था, उत्तर प्रदेश में। फिर देखते हैं हाल ही में जल ग्रिड परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई है। ये आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुई है और इसका जो लक्ष्य है वो 2022 तक राज्य के प्रत्येक घर में पेयजल कनेक्शन प्रदान करना है। प्रोजेक्ट जीरो का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, फेसबुक और यूट्यूब। तो आपको याद रखना है अमेजॉन, जेफ बेजोस के फाउंडर हैं। फिर अगला देखते हैं युद्धाभ्यास समुद्र शक्ति का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। तो कहाँ किया गया। इसका जो दूसरा संस्करण है वो बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया।
समुद्र शक्ति जो है ये भारत और इंडोनेशिया की नौ सेनाओं का संयुक्त समुद्री युद्धाभ्यास है, ये आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन के दूसरे अधिवेशन का आयोजन कहां हुआ? तो इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में हुआ है। फिर देखते हैं, प्रसिद्ध गणितज्ञ वरिष्ठ नारायण सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य से संबंधित थे? तो ये बिहार से संबंधित थे और इन्होंने नासा में काम भी किया है। फिर 120वां देखते हैं, पुस्तक तवायफनामा निम्न में से किसकी रचना है? तो पुस्तक तवायफनामा ये सवा दीवान की रचना है, आपको याद रखना है। फिर देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना वाले क्वेश्चन देखना है क्योंकि 2021 में नई जनगणना आएंगी तो ज्यादातर चांसेस हैं कि जनगणना से अच्छे कौन से क्वेश्चन पूछे, 2-3 तो पूछ ही सकता है। भारत के 4 सबसे कम साक्षरता वाले राज्य का जो आरोही क्रम है ये बताना है। चलिए देखते हैं, बिहार होगा, फिर राजस्थान, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर विभाजन से पूर्व। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, बिहार, राजस्थान, झारखंड एंड जम्मू कश्मीर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और स्त्री की साक्षरता में कितना अंतर है? तो इसका जो अंतर है वो है 16.3। सुमेलित नहीं है पूछा हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार। जनगणना वाले क्वेश्चन मॉक में डाल दिया, बहुत अच्छा काम किया है ये। चलिए देखते हैं, राजस्थान 27.1, झारखंड 21.4, उत्तर प्रदेश 21.5 और मेघालय 3.1। तो उत्तर प्रदेश जो है ये गलत दे रखा है, उत्तर प्रदेश का आपको रखना है 67.7%। फिर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कौन से टाइम पीरियड में रही है, कौन से दशक में सबसे ज्यादा रही है? तो आपको याद रखना है 61 से 71 के बीच में सबसे ज्यादा रही है। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो आपको याद रखना है ये 16.6% है। 2011 की जनगणना भारत में ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है 68.84%। थोड़ा आपको यूपी से कंपेयर कर लेना है, यूपी की जनगणना नहीं आपको छोड़ना है। यूपी का भले आप स्पेसिफिक कुछ स्टैटिक पोर्शन अगर नहीं कवर कर पा रहे हो, लेकिन जनगणना आपको बहुत अच्छे से करनी है और करंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक है यूपी के वो आपको करना है, यूपी स्पेशल में। बाकी आप इंडिया लेवल का बढ़िया से करिए। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहा है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 2011 की जनगणना उत्तर प्रदेश की कुल नगरीय जनसंख्या रही है, कितनी रही है? उत्तर प्रदेश की नगरीय जनगणना की बात कर रहा है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि आप पूरी लगा के चले आ रहे हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी हो जाएगा 44.49 मिलियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों का सही क्रम कौन सा है? अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, सही क्रम, आरोही अवरोही आरोही पूछा हुआ है। चलिए ठीक है, देखते हैं, श्रावस्ती, बदायूं, बहराइच, रामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, बहराइच, बदायूं, श्रावस्ती, बलरामपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच एंड बदायूं। तो आपको देखना है यहाँ पे हो जाएगा पहले तो श्रावस्ती, फिर आपका आएगा बहराइच, फिर आपका आएगा बलरामपुर, फिर बदायूं, फिर रामपुर, मतलब कि सेकंड आपका सही हो जाएगा आरोही क्रम में। प्राकृतिक आधार पर जनसंख्या सिद्धांत पर प्रथम प्रतिपादक कौन था? तो ये थे आपके माल्थस। फिर देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार 10 की जनसंख्या वृद्धि कितनी रही है 2011 की जनगणना के अनुसार? चलिए देखते हैं, तो 16.5, 17.7, 17.5, 17.7 रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 132, निम्न तथ्यों में कौन असत्य है 2011 की जनगणना के अनुसार? जनगणना इसलिए स्पेसिफिक ज्यादा फोकस किया जा रहा है क्योंकि इस बार लास्ट 2021 में दूसरी जनगणना आनी है ना, इसलिए इस बार ज्यादा से ज्यादा चांस है कि जनगणना से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए आपको अच्छे से इसको करना है। चलिए देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों की संख्या सर्वाधिक रही। 2011 की जनगणना के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या में दृष्टि दिव्यांग सर्वाधिक रहे। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में 2.21% जनसंख्या दिव्यांगों की रही और 2011 की जनगणना के अनुसार दिव्यांगों की में पुरुष की अपेक्षा महिलाओं की संख्या ज्यादा रही है। यहाँ पे पूछा क्या है आपसे, सही गलत असत्य पूछा है, बिल्कुल। चलिए देख लेते हैं, असत्य है इसका डी नंबर, पुरुषों की अपेक्षा महिला दिव्यांगों की संख्या ज्यादा नहीं रही है, आपको याद रखना है। पुरुष आपके 55%, 89% है, तो महिलाएं 44.11% ही हैं। फिर अगला देखते हैं,
निम्न में से कौन सा गौतम बुद्ध नगर के संबंध में असत्य है? गौतम बुद्ध नगर के संबंध में असत्य पूछा हुआ है। यह सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, यह सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है, यह सर्वाधिक महिला साक्षरता, थर्ड इसका गलत है। यह सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला तो सही है लेकिन महिला वाला नहीं है। यह सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला रहा है, यह भी सही है। फिर देखते हैं सुमेलित नहीं है, 2011 की जनगणना के अनुसार सुमेलित नहीं है पूछा हुआ है। चलिए, गौतम बुद्ध नगर लिंगानुपात पूछा हुआ है 851, फिर 861, बागपत का, जौनपुर का 1024 और देवरिया का 1019। तो आपका देवरिया का 1019 गलत है, देवरिया का 1017 है। देखिए कितना क्लोज दिया हुआ है, और 1019 जो है वो आजमगढ़ का है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2001-2011 के मध्य 0 से 6 आयु वर्ग के शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी जम्मू एंड कश्मीर में दर्ज हुई। 2011 के जनगणना अनुसार शिशु लिंगानुपात भारत का 927 रहा। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य पंजाब रहा। तो आपको यहाँ पे असत्य कथन पूछा हुआ है, तो केवल 2 और 3 असत्य हैं, पहला तो सही है। अब आपको असत्य में थोड़ा सा ये देखना है कि क्या पूछा है। सेकंड नंबर जो थर्ड बोल रहा है पंजाब नहीं, यहाँ पे हरियाणा होना चाहिए, हरियाणा का 834 है। और शिशु लिंगानुपात भारत का 927 नहीं, 927 तो आपका नॉर्मल वाला है, बल्कि 871 है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2001-2011 के मध्य 0 से 6 आयु वर्ग के शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी जम्मू एंड कश्मीर में दर्ज हुई, ये तो सही है। 2011 की जनगणना अनुसार शिशु लिंगानुपात भारत का 927 रहा, ये स्टेटमेंट गलत है, 919 रहा है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, अगला, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य पंजाब नहीं हरियाणा है, मतलब कि 2 और 3 गलत है। जनगणना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जनगणना को संविधान की 7वीं सूची में रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में 10 की जनगणना लॉर्ड मायो के समय से प्रारंभ हुई और अनुच्छेद 246 में भारत की जनगणना की जिम्मेदारी भारत सरकार, केंद्र सरकार की है, और 10 की जनगणना की शुरुआत अमेरिका ने की थी। इसका जो गलत स्टेटमेंट है वो सेकंड है, लॉर्ड मायो के समय में नहीं, बल्कि आपको याद रखना है लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। फिर देखते हैं जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कौन सा रहा है? तो ये आपका 1921 वाला वर्ष महान विभाजक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा महामारी और अकाल पाया जाता था। सुमेलित नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल के देखिए राज्य और लिंगानुपात पूछा हुआ है, तो केरल का 1084 सही है, तमिलनाडु का 993 नहीं 996 है, तो ये गलत हो गया आपका, यही आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश 912 सही, छत्तीसगढ़ 991 भी सही है। सुमेलित नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य और जनघनत्व बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम 1106, 1028, 86 और 52। सुमेलित नहीं है, यहाँ पे भी पूछा हुआ है। इसका जो अरुणाचल प्रदेश है ये 86 नहीं बल्कि 17 होना चाहिए, और उत्तर प्रदेश का 829 है। यूपी पीसेस दे रहे हो आप तो उत्तर प्रदेश का भी याद रखो, 829। सुमेलित नहीं है। धर्म और साक्षरता, हिंदू 73.3%, सुमेलित नहीं पूछा हुआ है। मुस्लिम 68.5, जैन 94.9 और ईसाई 90.5। तो यहाँ पर ईसाई 90.5 सही नहीं है, ईसाई का 84.5 है, बाकी सारे सारे सही दिए हुए हैं। मोबाइल चार्जर होता है एक इन्वर्टर, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर या एक यूपीएस। तो आपको याद रखना है ये होता है एक अपचाई ट्रांसफर, सी सही हो जाएगा इसका। आसियान का सदस्य एक देश नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए? इसकी ट्रिक जो है ना, एक मिनट के वीडियोज हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप जाइए प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन, उनकी रिपोर्ट, कौन सा कंट्री कहाँ है और उसके कैपिटल, पहली बात। तो दूसरी बात, कौन सा बड़ा और कौन सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके जो हेडक्वार्टर्स हैं कहाँ स्थित हैं, और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिपोर्ट और इंडेक्स जारी करता है, ये सारा कुछ हमने कवर किया हुआ है। इसके अलावा वर्ल्ड मैप जैसे रेड सी, कैस्पियन सी, इन सबको एक मिनट के शॉर्ट वीडियोज में कवर किए हैं, जाके कवर कीजिए, सारा का सारा कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से हमने कवर कराया हुआ है। तो 142 का सही आपका बांग्लादेश हो जाएगा। आसियान देश का हिस्सा बांग्लादेश नहीं है।
निष्ठा कार्यक्रम का संबंध है, निष्ठा कार्यक्रम का संबंध किससे है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। तो आपको याद रखना है कि यह कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें 82 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो लोसाने में स्थित है, आपको याद रखना है। निम्न में से किसका संबंध फुटबॉल से नहीं है? तो रडफ कप, ये आपका हॉकी से संबंधित है, इसलिए ये फुटबॉल संबंधित नहीं होगा। इसके अलावा डूरंड, संतोष ट्रॉफी और ओवर्स ये फुटबॉल से संबंधित है। सुमेलित नहीं है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या, दूसरा सही है आपका। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये भी सही है। 13 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आपका यही गलत है। अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो 8 मार्च को होता है, आपको याद रखना है। बाकी 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस भी सही है। सुमेलित है पुस्तक और लेखक, बिखरे मोती रामधारी सिंह दिनकर, माई म्यूजिक माई लाइफ जाकिर हुसैन, प्रिजन डायरी नरेंद्र देव एंड अ पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर। तो आपका डी सही है। बाकी आपको याद रखना बिखरे मोती जो है वो सुविधा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है। माई म्यूजिक माई लाइफ ये पंडित रविशंकर जी के द्वारा लिखा गया है। और जो प्रिजन डायरी है वो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है, जयप्रकाश नारायण। सुमेलित नहीं है। नृत्य और राज्य, कुचिपुड़ी कर्नाटक, गलत। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। गरबा गुजरात आपको याद रखना है। इसके अलावा कथकली केरल सही है और कथक आपका उत्तर प्रदेश भी सही है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु भी सही है। नहीं है कुचिपुड़ी कर्नाटक नहीं, ये आंध्र प्रदेश होना चाहिए था, पहला ही गलत हो जाएगा। बाकी कथकली केरल सही है, कथक आपका उत्तर प्रदेश सही है, भरतनाट्यम तमिलनाडु सही है। इसके अलावा आपको पता होगा गरबा गुजरात, छऊ झारखंड, पंडवानी आपका छत्तीसगढ़ और बिहू असम। अगला देखते हैं सुमेलित नहीं है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान गुड़गांव और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कानपुर। तो आप यहाँ पे याद रखना है कि जो कानपुर है यहाँ पर केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान नहीं है बल्कि ये चेन्नई में स्थित है। सुमेलित है विजय घाट महात्मा गांधी, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, बिल्कुल बी सही है। और आपका राजघाट राजीव गांधी, शांतिवन लाल बहादुर शास्त्री। तो आपका शक्तिपीठ इंदिरा गांधी केवल ये सुमेलित है। इसके अलावा अगर हम देखें विजय घाट में, तो विजय घाट में लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति घाट तुमने इंदिरा गांधी देख ही लिया, राजघाट में महात्मा गांधी जी, शांतिवन में जवाहरलाल नेहरू और वीर भूमि में राजीव गांधी। इस प्रकार से आपने देखा हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ 55 से 60 मिनट में मतलब 1 घंटे में पूरा का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस 150 क्वेश्चंस की, जो कि टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है एक रूटीन बनाने के लिए, पूरा का पूरा टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले 3 टेस्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। FLT पूरी की पूरी 50 से 55 मिनट में आपका कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस 150 क्वेश्चन की। आप पहले इनको एक बार गो थ्रू होइए, सारे के सारे आपको विंज वॉचिंग कर लेनी है, पहला दूसरा तीसरा चौथा से सीरियल से देखते चलिएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, कोई और टेस्ट सीरीज उठानी है और उसको बैठ के लगाना है 2 घंटे में, जैसा एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन होता है वैसा। वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कीजिए। एक टेस्ट आप यहाँ से पढ़िए, एक टेस्ट आप खुद से लगाइए, एनालिसिस करिए दोनों की डिटेल्ड। और जैसे जैसे आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और ये जो जब आप क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ते हो तो आपके दिमाग में रिटेन बहुत अच्छा होता है, क्लब होती है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो दिमाग में फंसती है, मैट्रिक्स फॉर्म होती है। तो ये आपको क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू लास्ट में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। रिवीजन आप क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू, मॉक के थ्रू करिए, उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखिए और खुद से भी लगाइए। यहाँ से तो आप करिए ही करिए, खुद से भी आपको करनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से, ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला टेस्ट हम जल्दी लेके आएंगे, आपको पूरा का पूरा 40 FLT का डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कराएंगे और टेलीग्राम चैनल में आपको हम नए टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और लगाइए। इस बार निकालना है, बस याद रखिए। और जैसे हम बोलते हैं कि जब लक्ष्य समंदर सा है तो लहरें आपको नदियों की नहीं मिलेंगी, समुद्र की ही मिलेंगी। मोटिवेशन को हाई रखना है, निकालना है। थैंक यू सो मच।